हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है वेवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो यहाँ पर अभी तक हमने 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं इस बुक के, यानी हिस्ट्री के 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, चैप्टर्स नहीं पढ़ा है और आपको पढ़ना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं या फिर यहाँ पर आई बटन में जा सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सारे चैप्टर सारे वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी बुक से पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे और साथ में पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। और अगर आप इस चैप्टर को नोट्स के जरिए पढ़ना चाहते हैं, बोर्ड पर पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी लिंक अवेलेबल है, आई बटन में आप क्लिक करके खोल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अगर जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो 1.25x पर कर लीजिए, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, या फिर 1.5x करके फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए। आपका ये पूरा वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगा, चैप्टर भी आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो चैप्टर है ना, इसमें हमें बात करना है इंडिया के क्राफ्ट और इंडस्ट्री के बारे में। मतलब इंडिया में जो कारीगर काम करते थे, कपड़े बनाने का काम करते थे, और जो इंडस्ट्रीज इंडिया में पहले से चल रही थी अंग्रेजों के आने से पहले, उन इंडस्ट्रीज पर, उन क्राफ्ट पर क्या असर पड़ा अंग्रेजों के शासन की वजह से, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर अगर शुरू करते हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग शिप्स का एक इमेज दिखाया गया है। यहाँ पर दिखाया गया है कि शुरुआत में किस तरीके से जहाज वगैरह आते थे, ट्रेड होता था, अंग्रेज आए थे इस तरीके से, और वो ट्रेड क्या करने आए थे, भारत के सामान को खरीद कर विदेशों में ले जाकर बेचते थे, यूरोप में ले जाकर बेचते थे। ये उनका मेन काम था। ठीक है, अब यहाँ पर चैप्टर को शुरू करते हैं तो यहाँ पर यही कहता है कि ये जो चैप्टर है ये आपको क्राफ्ट और इंडस्ट्री की कहानी बताएगा, इंडिया के क्राफ्ट और इंडस्ट्री की ब्रिटिश रूल के दौरान। मतलब ब्रिटिश रूल के दौरान उनके साथ क्या हुआ ये हम समझने वाले हैं। और इस चीज़ को समझने के लिए हम 2 इंडस्ट्रीज का सहारा लेंगे। पहला तो हो गया टेक्सटाइल, दूसरा हो गया आयरन एंड स्टील। टेक्सटाइल में हम यहाँ पर मतलब किसकी बात कर रहे हैं, कपड़ों की बात कर रहे हैं, कॉटन के कपड़े, सिल्क के कपड़े, साड़ियाँ वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और साथ में आयरन और स्टील इंडस्ट्री कैसी थी इंडिया में पहले, और ब्रिटिश के आने की वजह से, अंग्रेजों की आने की वजह से क्या उन पर इम्पैक्ट पड़ा, ये सारा चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल आपको ये पूछना चाहिए कि सर हम यहाँ पर ये टेक्सटाइल और आयरन एंड स्टील इन्हीं दोनों की का एग्जाम्पल हम क्यों ले रहे हैं, इन्हीं दोनों के बारे में हम डिटेल में इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि ये दोनों जो इंडस्ट्रीज आप देख रहे हैं, पहला तो टेक्सटाइल, दूसरा आयरन एंड स्टील, ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे आपको सेक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो ब्रिटेन है वहां पर आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन्हीं सेक्टर्स में आया था, पहला कपड़ों के मिल में और दूसरा जो आयरन स्टील होता है उसमें। और इसी वजह से जो आपका जो ब्रिटेन था वो वर्ल्ड में एक सुपर पावर बन गया, वर्ल्ड में काफ़ी उसको पावर मिल गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से, जो कि इन्हीं 2 सेक्टर्स में हुआ था। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर यही कहता है कि मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन द फोरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी एंड इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री started growing from 1850s. Britain came to known as वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया वो कहाँ आया, वो आपका आया कॉटन टेक्सटाइल में, और उसकी वजह से क्या बन गया, ब्रिटेन जो है वो एक सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल नेशन बन गया 19th सेंचुरी में। आगे चलकर 1850 में क्या हुआ, यहाँ पर आपको स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी ग्रो करने लगी, और इसकी वजह से ब्रिटेन को पूरे वर्ल्ड का वर्कशॉप कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े अमाउंट में आयरन और स्टील का प्रोडक्शन होता था जो कि पूरे दुनिया के अलग अलग इलाकों में एक्सपोर्ट किया जाता था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ना, जहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आ गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग गई, ब्रिटेन सुपर पावर बन गया, इसका काफ़ी क्लोज रिलेशन था इंडिया के कॉन्क्वेस्ट से। मतलब इंडिया पर जो कब्जे हुए थे, अंग्रेजों द्वारा कब्जा किया गया था, उससे काफ़ी जुड़ा हुआ था। कैसे जुड़ा हुआ था ये हम आगे देखने वाले हैं। अब यहाँ पर आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है कि कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आपको आगे चलकर जो कि ट्रेड करने आई थी, वो किस तरीके से यहाँ पर राज करने लगी, यहाँ का मालिक बनकर बैठ गई, और कैसे जो ट्रेड है वो कैसे कैसे चेंज हुआ। हमने बहुत सारी डिटेल वहाँ पर बात किया था। अब यहाँ पर अगर हम देखें आगे तो
क्या हुआ था शुरुआत में, क्या था शुरुआत में, यह था कि जो लेट 18 सेंचुरी था, मतलब कि 1780 1790, इस दौरान क्या हो रहा था, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इंडिया से सामान खरीदती थी और उसको इंग्लैंड और यूरोप में ले जाकर बेच देती थी, और इससे उनको क्या होता था, प्रॉफिट होता था। और इस तरीके से क्या हुआ, वो उन्होंने यहां पर अपना बिजनेस शुरू किया था इंडिया से। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, ब्रिटेन में इंडस्ट्री डेवलप हो गए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने लगा। अब यहां पर इंडस्ट्री डेवलप हो गई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको पता होगा कि भाई फैक्ट्री वगैरह लग गए थे। लेकिन हमारे यहां जो आपको ट्रेड कॉमर्स होता था उससे ये कैसे अलग था। तो देखिए यहां पर क्या होता है शॉर्ट में, अगर मान लीजिए यहां पर अगर हम नॉर्मल मैनुअली काम करते हैं तो एक आदमी जो है वो क्या करता है, एक परिवार एक दिन में एक सेट कपड़ा बनाता है, जो कि वो क्या करेगा, मार्केट में बेचेगा और उसको पैसे मिलेंगे। एक कपड़ा बना रहा है, बेच रहा है, तो भाई उसको बहुत कम पैसा मिलेगा और साथ में उस कपड़े का दाम भी ज्यादा होगा। लेकिन ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, एक दिन में एक फैक्ट्री में 100 लोग काम करते थे और ये 100 लोग जो हैं मिलकर 10,000 कपड़े बना देते थे। तो मतलब एक इंसान कितने कपड़े बना रहा है, 100। तो यहां पर 10,000 कपड़े जो हैं, इसकी कीमत भी काफी कम होगी क्योंकि ये मशीन से बन रहा है और साथ में ये ज्यादा अमाउंट में भी बन रहा है। तो यहां पर ब्रिटेन जो था उसने क्या किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जरिए उसका आउटपुट भी बढ़ गया और उसके सामान भी सस्ते हो गए। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से ब्रिटेन जो है वो काफी पावरफुल हो गया, दुनिया में अपने सामान काफी सस्ते दामों पर बेचने लगा। अब यहां पर देखिए शुरुआत में हमने क्या बात किया था कि भाई जो ब्रिटिशर्स आए थे वो आपको इंडिया से सामान खरीद कर ले जाकर यूरोप में बेचकर प्रॉफिट कमाते थे। लेकिन जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने लगा, तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो इंडस्ट्रीज थी वहां की, उनको अपना सामान बेचना था। तो सामान बेचने के लिए अब उनको मार्केट चाहिए था कि भाई कौन खरीदेगा हमसे। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में अपने सामान लेकर लाकर बेचना शुरू किया और इंडिया को एक मार्केट के रूप में देखना शुरू किया। और यहां पर क्या होने लगा, ब्रिटेन में जो फैक्ट्रियों में कपड़े बनते थे, सामान बनते थे, उसको इंडिया में लाकर बेचा जाता था। तो यहां पर अब सवाल उठता है कि ठीक है, ये तो बदलाव आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से, इसका असर क्या पड़ा इंडिया के क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज के ऊपर, ये हम जरा सा समझते हैं। अब यहां पर आइए शुरुआत करते हैं, पहले शुरुआत से समझते हैं कि मतलब अंग्रेजों के आने से पहले इंडियन टेक्सटाइल्स का क्या एक सिचुएशन था पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के मार्केट में। अगर बात करें तो 1750 में, जिस समय अंग्रेजों का भारत के किसी भी इलाके पर कब्जा नहीं था, वो सिर्फ यहां पर ट्रेड कर रहे थे। बंगाल में भी सिराजुद्दौला का शासन था, मतलब सिराजुद्दौला का नहीं था, नवाब का शासन था। सिराजुद्दौला तो 1756 में बने थे। अलीवर्दी खां का शासन था 1750 में। तो यहां पर क्या हुआ था, इस समय में 1750 के आसपास जो इंडिया था, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन टेक्सटाइल का प्रोड्यूसर था और बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करता था। और इंडिया के जो टेक्सटाइल थे, इंडिया के जो कपड़े थे, वो आपको पूरी दुनिया में फेमस थे। पूरी दुनिया मतलब आप कहीं भी चले जाते, अमेरिका चले जाते, अफ्रीका चले जाते, या फिर इंडिया के आसपास के देशों में चले जाते, चाइना चले जाते, हर जगह इंडिया के कपड़े फेमस थे, इंडिया के टेक्सटाइल फेमस थे। उसका रीजन क्या था कि इंडिया के जो कपड़े होते थे वो काफी फाइन क्वालिटी के होते थे, उस समय के हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे और इसमें बहुत अच्छी क्राफ्ट्समैनशिप भी होती थी। क्राफ्ट्समैनशिप मतलब क्या, मतलब कारीगरी। देखिए, एक तो कपड़ा आपका अच्छी क्वालिटी का है और उस पर जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, एक कपड़ा है जिस पर कि कई सारे डिजाइन पैटर्न्स वगैरह बनाए गए हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये चीज बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था और हर जगह पर इंडिया का जो कपड़ा है वो काफी फेमस हुआ करता था। इनको बहुत ज्यादा ट्रेड किया था, मतलब इंडिया से सामान खरीद कर ले जाकर एशिया के जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, जैसे जावा, सुमात्रा, पेनांग, या फिर जो वेस्ट और सेंट्रल एशिया है, वहां पर बहुत ज्यादा ट्रेड होता था। मतलब इंडिया के आसपास के इलाके जो आपके अरब वगैरह, अरब वर्ल्ड वगैरह है, सभी जगहों पर ट्रेड होता था। आगे चलकर 16वीं सेंचुरी से क्या हुआ, जो यूरोपियंस थे उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल को खरीदना शुरू किया और यहां से यूरोप का ट्रेड शुरू हुआ। समझ गए। अब यहां पर देखिए,
ये जो ट्रेड हुआ, ये जब अंग्रेज यानी कि यूरोपियंस यहां पर आ गए तो ट्रेड काफी बढ़ गया। इंडिया का सामान जो है बहुत इलाकों में बहुत ज्यादा पहुंचने लगा। पहले क्या होता था कि यहां से जाता था आपको अरब में, इराक वगैरह जाता था, फिर वहां से सामान जाता था कहां पर, यूरोप में। लेकिन यूरोपियंस जब इंडिया आ गए जहाज के जरिए तो डायरेक्ट ट्रेड होने लगा यूरोप के साथ। अब यहां पर देखते हैं कि हमें यह सब चीज कैसे पता है। ऐसा बस ये तो बस कहने की बातें हैं कि ऐसा होता होगा, हमारा बहुत फेमस होगा, ऐसी बात नहीं है। रियलिटी में इसके प्रूफ भी बहुत सारे हैं। प्रूफ के लिए आप अगर देखें तो यहां पर टॉपिक है वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज। जो वर्ड्स होते हैं ना, उससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर कहता है कि जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, यूरोपियन ट्रेडर्स मतलब सिर्फ अंग्रेजों की बात नहीं हो रही, बल्कि सभी फ्रेंच, ब्रिटिश या फिर जो जर्मन, सभी की बात हो रही है। जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उन्होंने पहली बार इंडिया का कॉटन क्लॉथ देखा था कहां पर, मोसुल में। मोसुल जो कि आज के इराक में है, यहां पर देखा था। और उसी वजह से यहां पर जो ये टेक्सटाइल था इसको क्या कहने लगे, वो मसलिन कहने लगे। मसलिन किसको, इंडिया के कॉटन क्लॉथ को। और ये जो वर्ड है मसलिन, ये उस जगह से इतना पॉपुलर हुआ कि आज के समय में हम मसलिन एक प्रकार का कपड़ा को जानते हैं। मसलिन आपने सुना होगा, ठीक। अब यहां पर देखें तो पुर्तगीज जब भारत पहली बार आए तो वहां पर ये आए थे स्पाइसेस की तलाश में, मसालों की तलाश में, कि भैया मसाला खरीद के ले जाएंगे और यूरोप में बेचेंगे। लेकिन जब वो कालीकट में उतरे, केरल के कालीकट में, वहां पर उन्होंने देखा कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन के कपड़े देखे। और कॉटन के कपड़े जब वो अपने साथ यूरोप ले गए, मसालों के साथ साथ कपड़े भी ले गए, तो वहां पर ये जो कपड़े हैं उनको कहा जाने लगा कलिको। क्या कहा जाने लगा, कलिको कहा जाने लगा। और ये जो कलिको वर्ड है ये आगे चलकर इतना पॉपुलर हुआ कि कलिको एक प्रकार के लिए वर्ड बन गया कॉटन टेक्सटाइल के लिए, कि जो कॉटन टेक्सटाइल है ना उनको क्या कहा जाने लगा, कलिको कहा जाने लगा। तो सोच लीजिए कि भाई इंडिया का जो टेक्सटाइल था वो कितनी अच्छी क्वालिटी का था और कितना पॉपुलर था। अब यहां पर आगे देखें तो आगे और भी पॉइंट्स है जो कि हमें बताते हैं कि इंडिया के जो आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो कितनी पॉपुलर थी। अब यहां पर अगर हम देखें तो फिगर 3 की बात करता है, वहां पर आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑर्डर बुक देखने को मिलेगा। अब ये है आपके सामने ऑर्डर बुक। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऑर्डर बुक है। इसमें अलग अलग प्रकार के जो आइटम्स हैं टेक्सटाइल के, उसकी ऑर्डर भेजा गया है कि भाई यूरोप में, इंग्लैंड में क्या क्या चाहिए, कौन सामान कितना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कई प्रकार के आपको क्या है, आपको टेक्सटाइल के ऑर्डर मिल जाएंगे जो कि अलग अलग डिफरेंट टाइप के हैं। अब यहां पर देखें तो ये ऑर्डर में साफ साफ तो वहां हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहां पर आपकी किताब में बताया गया है कि उसमें क्या लिखा गया है। कहा जा रहा है कि उस साल ऑर्डर था कितने कपड़े का, 5,89,000 का, यानी 5,89,000 पीसेस ऑफ क्लॉथ का। अब यहां पर देखिए तो जब आप ऑर्डर बुक को देखिएगा तो ऑर्डर बुक में 98 वेराइटीज के कॉटन और सिल्क क्लॉथ को मंगाया गया है इंडिया से। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये पीस ऑफ क्लॉथ लिखा गया है। पीस ऑफ क्लॉथ कहने का मतलब क्या है, एक पीस कितना बड़ा होता था, तो यहां पर एक पीस होता था आपको 20 यार्ड लंबा और 1 यार्ड चौड़ा। जो आजकल आप कपड़े देखते हैं ना, जो कि आपको मार्केट में मिलते हैं, जो कि थान जिसको हम कहते हैं, जिसको कि हम लोग सिलवाते हैं, उसी प्रकार का कपड़ा का पीस ये होता था, ठीक है। अब यहां पर देखें तो यहां पर आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे इसके अलावा और डिटेल में अगर हम जाएं तो कई प्रकार के आपको टेक्सटाइल के नाम मिलेंगे जो कि ऑर्डर में मेंशन हैं, जैसे कि चीड्स है, चीड्स होता है, चिन्स होता है, समझ गए। इसके अलावा कॉसेस होता है जिसको कि खस्सा भी कहते हैं, या फिर बंदाना होता है। तो यहां पर ये जो वर्ड है, जैसे कि चिन्स वर्ड है, ये आपको आया कहां से है, ये आया है इंडियन वर्ड छींट से। ये एक तरीके से क्या होता है, ये जो छींट कपड़ा है इसमें क्या होता है, इसमें स्मॉल छोटे छोटे कलरफुल फ्लावरी डिजाइन्स होते हैं, मतलब कि आपको उसमें प्रिंट किया जाता है, उसमें फ्लावर जैसा डिजाइन बनाया जाता है। और ये जो चीज़ है, ये जो छींट कपड़ा है, ये आपको 1680 से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था यूरोप में। और उसका रीज़न ये था कि इसमें काफ़ी अच्छा फ्लोरल डिज़ाइन होता था, इसका टेक्सचर काफ़ी फाइन होता था, और ये काफ़ी सस्ता होता था दूसरे कारीगरी वाले कपड़ों से।
क्योंकि इसमें भाई कारीगर काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसमें प्रिंटिंग है, तो ये काफी सस्ता होता था। और यहां तक कि सोचिए यूरोप के जितने अमीर लोग थे, जैसे कि इंग्लैंड के अमीर में अगर बात कर रहे तो महारानी को भी शामिल कर लीजिए, वो खुद से इंडियन कपड़ों को पहनती थी। समझ लीजिए कि ब्रिटेन की जो महारानी थी वो भारत से मंगाए के कपड़ों को पहनती थी। इतना अच्छा क्वालिटी का हम कपड़ा बनाते थे और इतनी बड़ी मात्रा में हम विदेशों में एक्सपोर्ट भी करते थे। इसी तरीके से जो वर्ड है बंदाना, ये वर्ड आपको एक तरीके से ब्राइटली कलर्ड प्रिंटेड स्कार्फ के बारे में बताता है, जो कि गले में लगाया जाता है या फिर सर ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये वर्ड आया है आपका बंधन से। यहां पर देख सकते हैं बंधन, जिसको कि बांधना, ये जो टाइंग होता है ना उसके लिए। और यहां पर क्या होता था, इसमें ये जो कपड़ा होता था ये ब्राइटली कलर्ड होता था। इसमें टाइंग डाइंग मतलब कि उसको बांध कर डाई करके अलग तरीके से उसका पैटर्न तैयार किया जाता था। वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस एक बात समझिए कि भाई इंडिया का जो टेक्सटाइल था, इंडिया का जो टेक्सटाइल मार्केट था, कपड़ों का मार्केट था, पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करता था। हमारे यहाँ से पूरे वर्ल्ड में कपड़े जाते थे और हमारे यहाँ पर जितना व्यापार होता था, जितना ट्रेड होता था, दुनिया में कहीं नहीं होता था। तो हम एक तरीके से लीडर थे किस मामले में, टेक्सटाइल के मामले में। और इसके अलावा जो ऑर्डर बुक है उसमें और भी प्रकार के कपड़े हैं, कासिम बाजार का कपड़ा, पटना का कपड़ा, कलकत्ता का कपड़ा, उड़ीसा चारपोर का कपड़ा। तो ये सारी जगहों के नाम के हिसाब से कपड़े बताए गए हैं कि भाई कासिम बाजार से बना हुआ कपड़ा लेते आना, पटना से बना हुआ कपड़ा लेते आना, कलकत्ता से बना हुआ कपड़ा लेते आना, उड़ीसा का बना हुआ कपड़ा लेते आना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इंडिया के अलग अलग इलाके में कितने वैरायटी के कपड़े बनते थे और वो सभी कहां पॉपुलर थे, यूरोप में, इंग्लैंड में पॉपुलर थे। समझ गए। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर आगे देखते हैं, टॉपिक है इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट। अब यहां पर आगे कहता है कि बाय द अर्ली 18th century, worried by the popularity of Indian textiles, wool and silk makers in England began protesting against the import of cotton textile। क्या हो गया, अर्ली 18th century से ही, मतलब कि 1720 30 10 के आसपास क्या हुआ कि जो यहां पर ब्रिटेन में रहने वाले जो लोग थे, जो कि वुल और सिल्क का काम करते थे, उन्होंने कहा कि भैया देखो तुम लोग तो मंगवा ले रहे हो, सरकार मंगवा ले रही है इंग्लैंड से, और हमारे देश में जो कारीगर काम कर रहे हैं ना, उनको काम नहीं मिलने पा रहा है, उनका सामान नहीं बिक रहा है। तो वो लोग चाहते थे कि क्या किया जाए, इंग्लैंड से कपड़े लाने पर बैन लगा दिया जाए। और इसी वजह से 1720 में 1720 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक कानून बनाया कि यहां पर क्या होगा, यहां पर जो छींट कपड़ा है वो इंडिया से नहीं मंगाया जाएगा और वो क्या होगा, इंग्लैंड में यूज नहीं किया जाएगा। और इस कानून को क्या कहा गया, कैलिको एक्ट कहा गया। समझ गए। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर इसी के साथ ही जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे डेवलप हो रही थी इंग्लैंड में। अब यहां पर एक रीजन ये था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के डेवलप होने का कि जो ब्रिटेन में इंडस्ट्री थी, ब्रिटेन में जो कारीगर वगैरह काम करते थे, वो इंडियन टेक्सटाइल के साथ कंपीट ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल इतनी अच्छी क्वालिटी का होता था और इतना फाइन उसमें प्रिंटिंग वगैरह कारीगरी की जाती थी कि ब्रिटेन में वैसा कुछ बनता ही नहीं था। तो कोई भी ब्रिटिश आइटम खरीदना नहीं चाहता था, सभी लोग क्या चाहते थे कि भाई इंडिया से सामान आया हुआ सामान हम लोग खरीदें। तो यहां पर क्या हुआ कि जो इंग्लिश प्रोड्यूसर्स थे, यानी कि जो अंग्रेज कारीगर थे, ब्रिटेन के कारीगर थे, वो चाहते थे कि भाई हमारे देश में जो मार्केट है उसको रोक दिया जाए, इंडिया से आने वाले सामान यहां पर रोक दिए जाए, ताकि हमारे देश में सिर्फ हमारा सामान बिके, किसी दूसरे का ना बिके। तो यहां पर सबसे पहले क्या हुआ, कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री को सुरक्षा दी गई। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि यहां पर जो छींट कपड़ा है, जो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल थी, इनको बैन कर दिया गया और साथ में इंडियन डिजाइन्स को क्या किया गया, कॉपी किया जाने लगा वहां पर। मतलब कि इंडिया से व्हाइट मसलिन अब ले जाते थे, यानी कि व्हाइट कपड़ा ले जाते थे और ब्रिटेन में ले जाकर प्रिंट करते थे और फिर उसको बेच देते थे। समझ गए। अब इसके बाद आगे बढ़ें
तो आगे यहां पर एक और चीज है कि देखिए, इंडियन टेक्सटाइल से तो ब्रिटिशर्स compete कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल इतनी अच्छी क्वालिटी का था, इतना बढ़िया होता था, सब कोई उसी को खरीदना चाहते थे। जैसे होता है ना कि आज सब लोग चाहते हैं कि भाई हम ये ब्रांड वाला कपड़ा पहनेंगे, हम ये जारा का पहनेंगे या फिर किसी और बढ़िया कंपनी का कपड़ा पहनेंगे। उस समय इंग्लैंड में, यूरोप में होता था ना कि यार इंडिया का कपड़ा पहनेंगे ना तब अच्छा है, मजा आएगा, यार अमीर आदमी हो, ओहो इंडिया का कपड़ा पहना है अमीर आदमी है, ब्रिटेन का पहना है गरीब आदमी है। ये उस समय यूरोप में फीलिंग था कि भाई इंडिया का जो कपड़ा पहनेगा बना हुआ वो अमीर आदमी है, और जो नहीं पहनेगा उसके पास पैसा वैसा नहीं है। इस तरीके की स्थिति थी। अब क्या हुआ कि इंडियन टेक्सटाइल से कंपटीशन काफी ज्यादा था, उतनी अच्छी क्वालिटी का ब्रिटेन में कपड़ा बन नहीं रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ, इंग्लैंड के लोग जो थे, जो कि इस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, उनके ऊपर काफी प्रेशर था कि वो कुछ इसका सॉल्यूशन निकालें। तो इसलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस किया, इनोवेशन करने पर ज्यादा फोकस किया, और आगे चलकर 1764 में स्पिनिंग जेनी की खोज कर ली गई। स्पिनिंग जेनी की खोज की गई किस वजह से, ताकि कपड़ों को सस्ते दामों पर आसानी से बनाया जा सके। और यहाँ पर यह खोज किया गया था जॉन के द्वारा। और यहाँ पर इससे क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनल स्पिंडल्स थे, जो कि ट्रेडिशनल आपको धागे वगैरह बनाने का काम होता था, कपड़े बनाने का काम होता था, उससे कई गुना तेज स्पीड पर यह स्पिनिंग जेनी काम करता था। और आगे चलकर स्टीम इंजन की खोज कर ली गई रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा 1786 में। और इससे कॉटन टेक्सटाइल वीविंग जो था, यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, चाहे वो आपको यान बनाने का काम हो या फिर आपको कपड़े बनाने का काम हो, वो काफ़ी स्पीड अप हो गया। अब यहाँ पर क्या होता था, इंडस्ट्रीज लगने की वजह से, ये फैक्ट्री लगने की वजह से जो कपड़े थे वो आपको बहुत बड़ी अमाउंट में प्रोड्यूस किए जा सकते थे और बहुत सस्ते प्रोड्यूस किए जा सकते थे। अब यहां पर क्या है कि यहां पर जो इंडियन टेक्सटाइल थे वो इस समय भी पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे थे 18th सेंचुरी के अंत तक, यानी कि 1790 या फिर 1795 आते आते तक भी इंडियन कपड़े ही पूरी दुनिया में पॉपुलर थे, पूरी दुनिया में बिक रहे थे। जो डच थे, फ्रेंच थे और जो इंग्लिश थे, सभी जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे इस ट्रेड से, यानी कि इंडिया के कपड़े पूरी दुनिया में या फिर अपने यूरोप में बेचकर। ये जो कंपनियां थीं ये कॉटन और सिल्क इंडिया से खरीदती थी, और इसके लिए वो क्या करती थी, अपने देशों से सिल्वर इंपोर्ट किया करती थी और फिर इस कपड़े को ले जाकर अपने देश में बेच दिया करती थी। लेकिन पहले हमने पढ़ा था, चैप्टर 2 में भी पढ़ा, चैप्टर 3 में भी बात किया कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ, बंगाल में पावर मिल गया, पॉलिटिकल पावर मिल गया, दीवानी राइट्स मिल गए, तो उसको अब प्रीसियस मेटल अपने देश से लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मतलब कि सोना चांदी अपने देश से लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो यहीं से सामान खरीदकर अपने देश या फिर विदेशों में बेचा करते थे, और यहाँ पर आसानी से उनका ट्रेड जो था वो बढ़ रहा था। अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो यहाँ पर ये जो इमेज है इसमें कुछ मेजर सेंटर्स बताए गए हैं इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल के। कॉटन क्या मतलब, सभी प्रकार के टेक्सटाइल के। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग टेक्सटाइल के अलग अलग लोकेशन थे जो कि काम करते थे। तो इस इमेज को आप देख सकते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर बात की गई है हु वेयर द वेवर्स, यानी कि ये कारीगर थे कौन जो कि इस तरीके के कपड़े बनाने का काम करते थे। तो भाई देखो यहाँ पर आपको पता है कि हमारे देश में क्या है भाई, कास्ट सिस्टम है। तो उस समय भी यहाँ पर जो इंडिया था उसमें बहुत सारे ऐसे कास्ट थे या फिर कम्युनिटीज थी जो कि क्या काम करती थी, वीविंग का काम करती थी, कारीगर का काम करती थी। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बात की गई है तांती वेवर्स ऑफ बंगाल, इसके अलावा जुल्हा या फिर मोमिन वेबर नॉर्थ इंडिया के, सेल और काइकोलर या फिर देवांग ऑफ साउथ इंडिया, ये ऐसी कम्युनिटीज थी जो कि क्या करते थे, कारीगरी का काम करते थे, कपड़े बनाने का काम करते थे। कपड़े बनाने के प्रोसेस में जो पहला स्टेप होता था वो होता था स्पिनिंग, यानी कि धागों का निर्माण करना। पहले क्या होता था, रुई आया, इतना सारा रुई आया, रुई में से क्या करना होता था, धागा तैयार करना होता था। तो वही प्रोसेस होता है स्पिनिंग, जिसको कि हिंदी में हम सूत कातना कहते हैं। और ये काम किया जाता था महिलाओं के द्वारा। अब यहाँ पर जो चरखा होता था या फिर जो तकली होती थी
इसको यूज़ किया जाता था स्पिनिंग के लिए घर में। मतलब कि जो ये सारे काम होते थे ना इंडिया में, मतलब कि अंग्रेजों के आने से पहले ये सारे काम घर में होते थे। सारे कारीगर अपने अपने घरों में ये काम किया करते थे। जो धागा था उसको चरखा पर रोल करके स्पन करके और क्या किया जाता था, तकली में लपेट दिया था। तकली एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता था जिसमें कि धागे लपेटे जाते थे। अब स्पिनिंग का काम जब कंप्लीट हो जाता था तो इसको यूज़ किया जाता था कपड़ा बुनने में। कपड़ा को धागा बाई धागा करके क्या किया जाता था, बुनाई करके बुना जाता था। और इसको काम किया जाता था वेबर द्वारा। जो कारीगर होता था ये काम करता था कपड़े बुनने का, उसको वेबर कहा जाता था। और बहुत सारे कम्युनिटीज़ में ये काम किया जाता था मर्दों के द्वारा, लड़कों के द्वारा, ठीक है। अब क्या होता था, कई सारे कपड़े होते थे जिसमें कि रंग चाहिए होता था, मतलब कलरफुल कपड़े होते थे। तो यहां पर कलरफुल कपड़े बनाने के लिए जो धागा होता था उसको डाई किया जाता था। और जो डाई किया जाता था, जो डाई करने वाला व्यक्ति होता था उसको रंगरेज कहते थे। क्या कहते थे? रंगरेज। उसका काम ही होता था कि वो धागों को रंगता था, ठीक है। अब कई बार क्या होता था कि जो कपड़े होते थे उसमें प्रिंट डिजाइन होते थे, प्रिंटिंग का काम करना होता था, छपाई करना होता था। तो यहां पर इसके लिए स्पेशलाइज्ड लोग लगते थे, स्पेशलाइज्ड कारीगर लगते थे, जो कि ये ब्लॉक प्रिंटिंग करके प्रिंटिंग का काम करते थे। ब्लॉक प्रिंटिंग मतलब कितना बड़ा एक आता था लकड़ी का शीट, उससे ऐसे करके प्रेस करके प्रिंट किया जाता था। तो इसको छिपीगर कहते थे। ये कारीगर जो होते थे इनको छिपीगर कहते थे। इनका स्पेशलाइज्ड काम होता था प्रिंटिंग करना, समझ गए। तो इस तरीके से जो हैंडलूम वेविंग था या फिर इससे जुड़े हुए जितनी भी एक्टिविटीज थे, इससे लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलता था भारत में। और इसी तरीके से कपड़े बुनाई होकर घर गांव में जो घर होते थे कारीगर के, वहां पर कपड़े बुनते थे। वहां से जो व्यापारी लोग थे कपड़े खरीदते थे, उसको ले जाते थे और विदेशों में बेचते थे। इस तरीके से पूरा कारीगरी चलती थी। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये आप जो इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में यहां पर एक कारीगर है, तांती कारीगर है जो कि बंगाल का है, जो कि क्या कर रहा है, कपड़े की बुनाई कर रहा है। इस तरीके से मशीन होते थे जिससे वो बुनाई का काम करते थे। यहां पर ये मशीन जो है ये आपको फैक्ट्री जैसा नहीं होता है, मोटर वोटर से नहीं चलता है, हाथ से इसको चलाना पड़ता था। और इसको हैंडलूम, हथकरघा हम कहते थे, हैंडलूम कहा जाता है, जिससे कि क्या होता है, आपको कपड़े बुने जाते हैं। अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे हमारा टॉपिक आ जाता है द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, यानी कि जो भारतीय पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, कपड़ों का व्यापार था, इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, इसका मतलब दिन कैसे खराब होना शुरू हुआ। तो यहां पर देखें तो ब्रिटेन में जब कॉटन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, कॉटन इंडस्ट्री आ गई, फैक्ट्रियां लग गई जहां पर कपड़े वगैरह बनने लगे, तो इससे इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स जो थे या फिर इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था उसको बहुत तरीके से प्रभावित हुआ। पहला क्या हुआ कि जो इंडियन टेक्सटाइल थे उसको अब ब्रिटिश टेक्सटाइल के साथ कंपीट करना पड़ता था यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में। और दूसरा ये था कि जो इंग्लैंड था वहां पर अब इंडियन टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि बहुत हाई ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिए गए थे। और वहां पर जो ये कपड़े बन रहे थे ये काफ़ी सस्ते दामों पर बन रहे थे। तो क्या हुआ कि 19वीं सेंचुरी के शुरुआत से ही जो इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल थे, यानी जो ब्रिटेन में बने हुए कॉटन टेक्सटाइल थे, वो इंडियन टेक्सटाइल पर भारी पड़ रहे थे। क्यों भारी पड़ रहे थे? जैसे कि अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, इन सभी जगहों पर जब लोग कपड़ा खरीदने जाते थे तो भाई इंडियन कपड़ा भले ही बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हो, लेकिन ये बहुत महंगा होता था। जो फैक्ट्रियों में बने हुए कपड़े होते थे उनके दाम बहुत कम होते थे, लोग उसको सस्ते दामों पर खरीदना चाहते थे। इस वजह से इंडियन कपड़ों का डिमांड जो है वो घटने लगा। इंडियन कपड़े जो हैं वो उतना नहीं बिकते थे जितना कि अंग्रेजों के फैक्ट्रियों में बने हुए कपड़े बिकते थे। तो इस वजह से क्या हुआ, जब ये डिमांड घटने लगे इंडियन कपड़ों के, तो हजारों की संख्या में जो कारीगर थे, वेवर्स थे, उनकी नौकरी चली गई। उनका जो इनकम का सोर्स था, जॉब था, वो पेशा उनसे छीन गया। और इसमें बंगाल के वेवर जो थे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। कारण क्या था? क्योंकि बंगाल से ही बहुत बड़ी अमाउंट में क्या होता था, ये सारे सामान एक्सपोर्ट होते थे। अब यहां पर इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंग्लिश, जो अंग्रेज, जो कि आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, पहले क्या करते थे, लाखों की संख्या में कपड़े के पीसेस इंडिया से ले जाते थे। लेकिन उन्होंने इंडियन सामानों को खरीदना ही बंद कर दिया। और इनके एजेंट जो थे वो अब जाकर एडवांस बुकिंग नहीं करते थे। एडवांस बुकिंग मतलब क्या? पहले क्या होता था कि अगर कोई कपड़ा खरीदना चाहता था कोई व्यापारी, तो पहले ही आकर क्या कर लेता था, कारीगरों को एडवांस पैसा दे देता था कि भाई ले लो, कपड़ा तैयार
हो जाए हमको दे देना, किसी और को मत देना। लेकिन ये ऐसा होना बंद हो गया क्योंकि अब किसी को कपड़ों की ज़रूरत नहीं थी। और ये जो वेवर्स थे इन्होंने क्या किया, सरकार के पास पिटीशन डाले कि भैया सरकार हमको मदद कर दो, कैसू बचा लो, हम लोग को कुछ करो, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे भूखे। तो यहाँ पर सरकार को कोई मतलब नहीं था क्योंकि सरकार किसकी थी, अंग्रेजों की सरकार थी। वो चाहती थी कि भाई अंग्रेजी सामान बिके, इंडिया के सामान नहीं बिके तो ही फायदा है। तो यहां पर क्या हुआ, इसके आगे चलकर यहां तक तो ठीक था, यहां तक सिचुएशन कुछ नॉर्मल था कि भाई विदेशों में हमारा सामान बिकना बंद हो गया है, लेकिन अभी इंडिया में तो हम बेच रहे हैं। लेकिन इससे भी बुरे दिन आने वाले थे। कैसे भाई? क्योंकि 1830 आते आते जो ब्रिटेन में बने हुए कपड़े थे वो आपको इंडियन मार्केट में भी पहुंच गए, और आगे चलकर 1880s तक क्या हुआ कि इंडिया में जितना भी कपड़ा बिकता था, इंडियंस जितना भी कपड़ा पहनते थे, उसमें से 2/3 हिस्सा जो था वो आपको ब्रिटेन में बना हुआ कपड़ा पहनते थे। इससे क्या हुआ, इससे ये सिर्फ नहीं हुआ कि जो आपके वेवर्स थे उनकी नौकरी गई, बल्कि स्पिनर्स की भी नौकरी गई। इसके अलावा हजारों की संख्या में जो देहाती महिलाएं थी, गांव में रहने वाली महिलाएं थी, उनका जो काम था, जॉब था स्पिनिंग करने का, कॉटन स्पिन करने का, धागा बनाने का, वो बिल्कुल खत्म हो गया। ये सारी महिलाएं जॉबलेस हो गई, इनके पास अब कोई काम नहीं था। क्यों? क्योंकि इंडिया की सारी जो इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके ऊपर ब्रिटेन से आए हुए कपड़ों ने कैप्चर कर लिया था। और एक समय था जब इंडिया का टेक्सटाइल बाहर जाकर बिकता था, वो समय बीत गया और बाहर का टेक्सटाइल अब इंडिया में आकर बिकने लगा। और इंडिया के लोग ही अब इंडियन टेक्सटाइल नहीं खरीद रहे थे क्योंकि वो बहुत ही महंगा हुआ करता था। अब यहां पर ऐसा नहीं था कि जो हैंडलूम इंडस्ट्री था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। जो ये कारीगरों का काम था ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। उसका कारण ये था कि बहुत सारे कपड़े ऐसे थे जिनको कि मशीनों से नहीं बनाया जा सकता था। तो ऐसे जो भी कपड़े थे जो कि मशीनों से नहीं बन सकते थे, वो अभी भी बहुत अच्छी तरीके से इंडिया में बिक रहे थे, इंडिया के बाहर भी बिक रहे थे। जैसे कि जो आपके बॉर्डर बने हुए, साड़ियों में बने बॉर्डर बने हुए जो कपड़े आते हैं काफी शानदार, वो आपको मशीन से नहीं बन सकता था। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल वोवेन पैटर्न होता था, जैसा मैंने ऊपर आपको डिजाइन दिखाया था, उस तरीके का पैटर्न वाला जो कपड़ा होता था वो आपको नहीं बन सकता था मशीनों से। तो इन चीजों की भी अभी बहुत ज्यादा डिमांड थी, बहुत बड़े स्तर पर डिमांड थी। अमीर लोग जो थे अभी भी इस तरीके के कपड़े पहनते थे जो कि करघों पर बनाए जाते थे। इसके अलावा मिडिल क्लास के भी बहुत सारे लोग इस तरीके का कपड़ा पहनना पसंद करते थे। अब यहां पर यह है कि यहां पर एक और प्रकार का कपड़ा था, वो था कोर्स क्लॉथ, यानी जो एकदम मोटा कपड़ा होता है ना, जो कि गरीब लोग पहनते थे, वो मशीनों द्वारा नहीं बनते थे। तो इस प्रकार से जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था उसका डिक्लाइन तो हुआ, लेकिन वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। अब यहां पर बात करें तो आपने शोलापुर के बारे में सुना होगा जो कि आपको महाराष्ट्र में है। इसके अलावा मदुरई के बारे में सुना होगा जो कि साउथ इंडिया में है। ये आगे चलकर एक इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में उभरे जहां पर वीविंग का काम होता था। आगे चलकर जब नेशनल मूवमेंट हुआ तब महात्मा गांधी ने भी लोगों से कहा कि भाई इंपॉर्टेंट कपड़ा पहनना बंद कर दो, हाथ से बना हुआ जो कपड़ा है ना, हथकरघा से, उसको पहनना शुरू करो। खादी जो है वो आगे चलकर नेशनलिज्म का सिंबल बन गया क्योंकि वो इंडिया में बनता था, बाहर मशीनों से नहीं बनता था। इसी तरीके से जो चरखा था वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने लगा। और ये आपको जब 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना फ्लैग बनाया इंडिया का, तो उसमें इसको ट्राई कलर के बीचों बीच रखा गया। अब यहां पर बात है कि ये जो लोग जिनकी नौकरियां गई, जिनके एक तरीके से सिचुएशन खराब हुए, इनके साथ क्या हुआ? जो वेवर्स थे, जो स्पिनर्स थे, जिनकी नौकरी चली गई, जिनकी एक पेशा जो था वो चला गया, तो ये सारे लोग क्या करने लगे? दूसरे जगहों पर जाकर काम करने लगे। जैसे बहुत सारे लोग जो थे वो मजदूर बन गए, खेतों में जाकर काम करने लगे। बहुत सारे लोग थे जो कि शहरों की ओर चले गए काम की तलाश में। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो थे वो जाकर प्लांटेशन में काम करने लगे अफ्रीका और साउथ अमेरिका में। एक समय था जब ये कारीगरी करके बहुत अच्छा पैसा कमा लिया करते थे, लेकिन जब उनका पेशा इनसे छिन गया तो इनको मजदूरी करनी पड़ी, और यहाँ तक कि बंधुआ मजदूरी बनकर आपको अफ्रीका और अमेरिका जैसे इलाकों में भी जाना पड़ा। इसके अलावा देखिए तो यहाँ पर जो कुछ इनमें से हैंडलूम वेवर्स थे, इनको आगे चलकर जो नए नए कॉटन मिल्स बने वहाँ पर नौकरियाँ मिल गई। जैसे कि बॉम्बे में, अहमदाबाद में, शोलापुर में, नागपुर में, कानपुर में, इन जगहों पर जो फैक्ट्रियाँ बैठी, जो आपको कॉटन मिल्स बैठे, यहाँ पर इनको नौकरी मिल गई। आगे टॉपिक है हमारा कॉटन मिल्स कम अप।
यानी कि कॉटन मिल्स कैसे आए इसकी बात करते हैं। तो इंडिया में जो पहला कॉटन मिल बनाया गया था, बैठा था वहां पर आपको, ये बैठा था बॉम्बे में 1854 में। यहां पर ये था स्पिनिंग मिल, यहां पर स्पिनिंग का काम होता था, धागे वगैरह बनाने का काम होता था। आगे चलकर शुरुआत के 19th सेंचुरी से ही जो बॉम्बे था वो एक इंपॉर्टेंट पोर्ट के रूप में उभरा था, जहां से रॉ कॉटन जो था वो इंडिया से इंग्लैंड और चाइना एक्सपोर्ट किया जाता था, रॉ कॉटन को। तो यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए कि पहले हम क्या एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते थे। अब क्या हम एक्सपोर्ट करने लगे, रॉ कॉटन एक्सपोर्ट करने लगे। सिर्फ जो कॉटन होता है ना, कॉटन, वो एक्सपोर्ट करने लगे, धागे वागे अब हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे। अब यहां पर मुंबई बोलिएगा कि बॉम्बे से क्यों एक्सपोर्ट होता था, उसका रीजन ये था कि बॉम्बे के आसपास के इलाके में कॉटन बहुत बड़ी अमाउंट में प्रोड्यूस होता था, इसलिए इसको आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सकता था। और इसी रीजन से यहां पर आपको जो ये स्पिनिंग मिल वगैरह बैठे वो बॉम्बे में ही बैठे, क्योंकि इसके आसपास आसानी से कॉटन जो है वो लाया जा सकता है, कलेक्ट किया जा सकता है। और यहां पर जो कॉटन मिल है वो आगे चलकर काफी बड़े स्तर पर बैठा। तो यहां पर ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इसमें आप एक देख रहे हैं कि 1900 में एक कॉटन फैक्ट्री है सिरका, जहां पर जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं, और मोस्टली यहां पर काम करने वाले लोग कौन है, महिलाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या है, 1900 आते आते कुल मिलाकर 84 मिल्स जो थे वो बॉम्बे में काम कर रहे थे, और इनमें से ज्यादातर जो मिल्स बैठाए गए थे वो पारसी और गुजराती बिजनेसमैन के द्वारा बैठाए गए थे, जिन्होंने अपना पैसा चाइना के साथ ट्रेड करने में कमाया था। अब मिल्स ऐसा नहीं था कि सिर्फ बॉम्बे में लगे, इसके अलावा इंडिया के दूसरे शहरों में भी लगने शुरू हो गए। जैसे कि अहमदाबाद में पहला जो मिल चालू हुआ था वो 1861 में हुआ था। इसके एक साल बाद क्या हुआ, कानपुर में भी चालू हो गया। और कॉटन मिल्स जो था वो धीरे धीरे इंडिया के अलग अलग इलाकों में डेवलप होने लगे। और जब ये कॉटन मिल्स बनने लगे तो यहाँ पर इन कॉटन मिल्स में हजारों की संख्या में लेबर्स की ज़रूरत पड़ी। तो इस वजह से हजारों की संख्या में जो गरीब किसान थे, आर्टिसन थे, एग्रीकल्चरल लेबरल थे, वो शहरों की ओर आने लगे ताकि इन मिल्स में काम कर सके और कुछ पैसे कमा सके। अब यहां पर ये जो आपको टेक्सटाइल फैक्ट्रीज थे, ये जब शुरुआत में शुरू हुए थे तो पहले 10 सालों में क्या हुआ, इनको बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ब्रिटेन से जो कपड़ा वगैरह आता था वो काफ़ी सस्ता हुआ करता था, और इनके द्वारा जो बनाया जाता था वो काफ़ी महंगा होता था। और इसके साथ ही एक और चीज़ होती थी कि देखिए, दूसरे देश में कहीं पर अगर फैक्ट्री लगता था, जैसे कि अगर ब्रिटेन में फैक्ट्री लगा है, तो ब्रिटेन में जो ब्रिटेन की सरकार होती थी वो उन फैक्ट्रियों की मदद करती थी। क्या मदद करती थी, टैक्स में छूट दे देती थी, या फिर एक तरीके से बाहर के जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा देती थी। तो वहां पर रहने वाली जो फैक्ट्रियां होती थी उनको काफी मदद मिलता था। लेकिन इंडिया में इस तरीके से जब सरकार से मदद मांगी जाती थी तो सरकार ऐसा कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती थी, और इससे क्या होता था, यहाँ के इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा एक तरीके से कंपटीशन फेस करना पड़ता था। और यहां पर क्या हुआ, आगे चलकर यहाँ पर जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो यहाँ से जो टेक्सटाइल इंपोर्ट वगैरह था वो काफ़ी डिक्लाइन हुआ ब्रिटेन में, क्योंकि युद्ध में वो चला गया। और यहाँ से जो इंडियन टेक्सटाइल था वो काफ़ी ग्रोथ हुआ, क्योंकि इंडिया से अब जो आपको क्लॉथ वगैरह थे वो बाहर एक्सपोर्ट होने लगे थे। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और टॉपिक हमारा आ जाता है द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील। तो यहाँ पर इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पर आपके चैप्टर में आयरन और स्टील इंडस्ट्री को पढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी दी गई है। किसके बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान कौन थे, आपको मैंने पहले ही बताया है कि टीपू सुल्तान मैसूर के रूलर थे, और इन्होंने 1799 तक रूल किया था, जब तक कि इनकी मृत्यु न हो गई श्रीरंगपट्टम के युद्ध में। ठीक है, और इन्होंने और इनके पिताजी ने मिलकर कुल मिलाकर 4 युद्ध लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। और यहाँ पर इनकी जब मृत्यु हुई थी 1799 में, तब इनका स्वॉर्ड जो था इनके हाथ में था। और इनका जो स्वॉर्ड है वो आज के समय में ब्रिटेन में रखा हुआ है म्यूजियम में, जो कि स्वॉर्ड का इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तलवार की यहाँ पर बात की जा रही है, और यहाँ पर ये आपको ये जो हाथ है इसका, इसमें गोल्ड वगैरह का यूज़ करके राइटिंग की गई है, और कुरान का कोटेशन वगैरह भी लिखे गए हैं, और साथ में जो युद्ध इन्होंने जीते हैं उसके बारे में लिखा गया है। और साथ में एक छोटा सा टाइगर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई इनकी हम तलवार की बात क्यों कर रहे हैं, कि भाई इस स्वॉर्ड में ऐसा क्या था कि हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं जब हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं उस समय में। उसका रीज़न ये था कि ये स्वॉर्ड जो था ये काफ़ी हार्ड था, और इसका जो एज था वो काफ़ी शार्प हुआ करता था।
ये इतना शार्प हुआ करता था ये स्वॉर्ड कि ये किसी भी अपोनेंट का जो आर्मर होता था, यानी जो सुरक्षा कवच होता था जो कि अपने पहन कर रखता था अपने शरीर पर ताकि कोई चाकू वाकू ना मारे, तो उसको ये चीर देता था। उसका रीज़न क्या था कि ये जो तलवार होता था, ये जो स्वॉर्ड होता था, इसमें ऐसी क्वालिटी होती थी, ऐसा मतलब ये अच्छी क्वालिटी का होता था कि ये ऐसा कर नहीं पाता था। तो भाई बात है कि ऐसा क्वालिटी आया कहाँ से? तो ये क्वालिटी आता था एक स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील से, जिसको कि वुड्स कहा जाता है, और ये आपको साउथ इंडिया में उस समय में प्रोड्यूस किया जाता था। और वो जो वुड्स स्टील था, ये एक तरीके से इतनी अच्छी क्वालिटी का होता था कि इसके जो तलवार बनते थे इस स्टील से, इसका शार्प इस एज भी होता था, मतलब जो धार है वो काफ़ी शार्प भी होता था, और साथ में ये एक तरीके से काफ़ी हार्ड भी होता था। और इस पे आपको फ्लोइंग वाटर का एक पैटर्न बनता था, डिज़ाइन बनता था। और ये आता कहाँ से था ये फीचर? ये जब आपको कार्बन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन जब स्टील में मिक्स किया जाता था ना, उससे ऐसा हमारा तलवार बनता था। तलवार की बात करें, आपको स्टील बनता था। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रांसिस बुकानन जो हैं, ये एक तरीके के ट्रैवलर टाइप के थे। ये आपको ट्रैवल किए थे कहाँ पर? साउथ इंडिया में, मैसूर के रीजन में, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी उसके 1 साल के बाद। और वहाँ पर इन्होंने वुड्स स्टील के फॉर्मेशन का टेक्निक देखा कि भाई कैसे वुड्स स्टील बनता है, और इन्होंने देखा कि सैकड़ों की संख्या में स्मेल्टिंग फर्नेस है मैसूर में, और यहाँ पर आयरन को चारकोल के साथ क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है। और यहाँ पर आपको टेम्परेचर वगैरह मैनेज करके, कंट्रोल करके जो फर्नेस है उसमें अच्छी तरीके से गर्मी देकर यहाँ पर स्टील इंगोट्स बनाए जाते हैं। स्टील इंगोट क्या होता है भाई? देखिए स्टील, जब देखिए स्टील बनाया जाता है ना, तो ऐसा थोड़ी कि पहली बार तलवार पूरा बनेगा, नहीं। स्टील को गर्म करके उसको एक पत्थर के रूप में, एक मतलब ऐसा गोला के रूप में बनाया जाता है, तो वही कहलाता है स्टील इंगोट, जिसको कि बाद में गर्म करके, पीट करके जो भी शेप आप चाहें बना सकते हैं, वो आपका स्टील इंगोट की बात की जा रही है। और यहाँ पर इस स्टील इंगोट को यूज़ किया जाता था तलवार बनाने के लिए। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर ये एक्सपोर्ट होता था, और वेस्ट और सेंट्रल एशिया तक भेजा जाता था, और वहाँ पर भी इसका यूज़ करके तलवार बनते थे। अब ये जो वुड्स वर्ड है, ये वुड्स वर्ड जो है, ये इंडिया का नाम नहीं है, ये इंडिया में यूज नहीं होता था। तो इंडिया का जो साउथ रीजन है, वहां पर इस तलवार को या फिर इस स्टील को अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे कन्नड़ में इसको उक्कू कहा जाता था, तेलुगु में हुक्कू कहा जाता था, तमिल और मलयालम में उरुक्कू कहा जाता था, और इसका सिंपल मतलब होता है स्टील। अब ये जो वुड्स है ये इतना अच्छा था, आप जरा सा इस बात को ध्यान दीजिए कि ये जब यूरोप पहुंचा, यूरोप के लोग इसके बारे में जानने लगे, तो एक साइंटिस्ट थे माइकल फराडे, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आगे सुन लीजिएगा। ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 4 साल बिताए थे इस इंडियन वुड्स के स्टील के बारे में स्टडी करने में, इसके प्रॉपर्टीज, इसके फीचर्स को स्टडी करने में 4 साल लगाए थे। और यहाँ पर आगे चलकर लेकिन ये जो वुड्स स्टील मेकिंग प्रोसेस था, ये पूरी तरीके से गायब हो गया साउथ इंडिया से, ये पूरी तरीके से गायब हो गया मिड 19th आते आते, यानी 1850 आते आते तक ये पूरी तरीके से गायब हो गया। अब सोचिएगा सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया कि भाई 50 साल में ये पूरा इंडस्ट्री ही गायब हो गया? उसका रीज़न ये था कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ गए, ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल करने लगे, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने देश से आयरन वगैरह इंपोर्ट करने लगे, स्टील भी इंपोर्ट करने लगे, और उससे क्या हुआ, इंडिया के जो कारीगर थे जो कि इस तरीके के आयरन स्टील के प्रोडक्ट्स बनाते थे, उनका जो काम था वो तो ख़त्म हो गया, उनका डिमांड भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर आगे टॉपिक आता है अबैंडन्ड फर्नेसेस इन विलेजेस। अब यहाँ पर क्या था कि जो वुड स्टील बनाया जाता था, उसको बनाने के लिए बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक लगता था आयरन रिफाइनिंग का, मतलब कि आयरन को बहुत अच्छी तरीके से रिफाइन किया जाता था वुड स्टील बनाने के लिए। लेकिन जो आयरन स्मेल्टिंग का काम होता था इंडिया में, वो बहुत पॉपुलर था। मतलब कि जैसे आप अगर जाएं कहीं भी गांव में, तो आज के समय में आपको ये आयरन वगैरह के कारीगर नहीं मिलेंगे। पहले उस समय में क्या होता था, लगभग हर गांव में या फिर 2-4 गांव में कुछ इलाके ऐसे होते थे जहां पर ये कारीगर रहते थे, और वो क्या करते थे,
आयरन को प्यूरिफिकेशन का काम करते थे, उससे स्टील बनाने का काम करते थे। अब यहाँ पर जैसे बिहार की बात करें, सेंट्रल इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में आपको स्मेल्टर्स होते थे जो कि लोकल डिपॉजिट का इस्तेमाल करते थे, आयरन ओर के लोकल डिपॉजिट का, जिससे कि आयरन वो बनाते थे और ये आयरन बनाकर क्या करते थे, दूसरे लोगों को देते थे जो कि आयरन का इस्तेमाल करके जो भी उनको बनाना है बनाते थे। जैसे इन्होंने क्या किया, आयरन ओर को प्यूरिफाई किया, आयरन निकाल लिया, आयरन बना लिया। अब आयरन को दे दिया किसी और को। अब वो आदमी कारीगर क्या करेगा, वो लोहार मान लीजिए क्या करेगा, उस आयरन को पीट कर, उस आयरन को जो भी शेप, चाकू बनवाना है, तलवार बनवाना है, कुल्हाड़ी बनाना है, जो भी बनाना है वो उसका बनाएगा। ठीक है। अब ये जो फर्नेसेज होते थे जहां पर ये प्यूरिफिकेशन वगैरह का काम होता था, ये फर्नेसेज आपको क्ले और ईंटों के बने होते थे, मिट्टी के बने हुए, ईंटों के बने हुए होते थे, और ये स्मेल्टिंग किया जाता था मेन के द्वारा, मर्दों के द्वारा, और साथ में महिलाएं भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द काम करते थे, महिलाएं भी इसमें साथ में काम करती थी। तो महिलाएं क्या करती थी, वो बेलोज चलाती थी। और ये बेलोज क्या होते थे, तो यहां पर अगर हम लोग इमेज देखें तो यहां पर क्लियरली इमेज तो है नहीं, यहां पर एक सेकेंड में आपको दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए, ये जो औजार है ना, इसी को बेलो कहा जाता है। इसमें क्या होता है, यहां पे फर्नेस है, यहां पर आप क्या कर रहे हैं, आयरन स्टील जो भी आपको गर्म करना है गर्म कर रहे हैं। इधर से ये जो बेलो है, जब इसको प्रेस कीजिएगा तो ये क्या करेगा, एयर इस तरफ देगा, हवा मारेगा। जैसे ऐसे फूंक के हम लोग कभी आग जलाते हैं ना, तो उसी प्रकार का ये मशीन होता था, जिसको प्रेस करके जो महिलाएं होती थी वो इसको प्रेस करने का काम करती थी, जिससे कि हवा इधर प्रेशर जाता था, जिससे कि आग बढ़ता था। और यहाँ पर जो मेल होते थे वो क्या करते थे, आग के ऊपर आयरन इंगोट्स वगैरह या फिर स्टील जो है उसको गर्म करने का काम करते थे। इससे ये इस तरीके से ये पूरा काम होता था। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे अगर हम बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या आ जाता है, आगे हमारे सामने आ जाता है, आगे और भी बातें हैं भाई, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको शॉर्ट जानकारियाँ दी गई हैं। शॉर्ट जानकारियाँ कैसी, ये जो ब्लू आप देख रहे हैं ना, ये जो आपको ब्लू वाला है सोर्स, जितने भी सोर्सेज हैं इसको आप खुद से पढ़ लीजिए। ये आपको हो सकता है एग्जाम में ना पूछे, लेकिन इधर उधर की बातें समझने के लिए कि भाई वहां पर क्या हो रहा था उस समय में, इसको समझने के लिए ये काफी जरूरी होता है। तो इसको आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ऊपर हमने ये तो देखा कि भाई जो बिहार था या फिर जो सेंट्रल इंडिया था, वहां पर हर डिस्ट्रिक्ट में आपको आयरन फर्नेसेज होते थे जहां पर ये सारे काम होते थे। लेकिन आगे चलकर लेट 19th सेंचुरी आते आते ये जो आयरन स्मेल्टिंग का काम था ये डिक्लाइन कर रहा था। आयरन बनाने का जो पूरा काम था ये डिक्लाइन कर रहा था। तो यहां पर ये पूरा डिक्लाइन कैसे कर रहा था, तो भाई ज़्यादातर गाँव में लोग इस काम को छोड़ रहे थे, ज़्यादातर इलाकों में अब इसको करना नहीं चाहते थे। उसका रीज़न क्या था, उसमें से एक सबसे बड़ा रीज़न था कि जो नए फॉरेस्ट लॉज लाए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, उसके वजह से। अब ये इस चीज़ के बारे में आपने चैप्टर 4 में पढ़ लिया था कि भाई रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया था, लोगों को जाने के लिए परमिशन नहीं था, बहुत तरीके की बातें थी। अब यहाँ पर बात यह है कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसने क्या किया, लोगों को भाई जाने से मना कर दिया जंगलों में कि भाई आपको किसी को जंगलों में नहीं जाना है, जंगल क्या है, सरकार की प्रॉपर्टी है और ये रिजर्व है, कोई नहीं जाएगा। तो यहाँ पर बात है कि अगर जंगल में कोई जा नहीं सकता है तो ये आयरन फर्नेस में काम करने वाले जो लोग हैं ये आयरन स्मेल्टिंग के लिए आयरन ओर लाएंगे कहाँ से, और साथ में वुड कहाँ से लाएंगे चारकोल बनाने के लिए, तो ये भी भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो यहां पर आयरन ओर उनको अब मिल नहीं पा रहा था, साथ में वुड भी नहीं मिलने पा रहा था, तो उनका काम अब चलेगा कैसे। और साथ में अगर वो फॉरेस्ट लॉ को डिफाई करके ले भी आते हैं तो ये तो भाई हो गया कि भाई कभी कभार कर सकते हैं, रोज के जॉब के रूप में, रोज के काम के रूप में तो आप चोरी छुपे जाकर ये काम कर नहीं सकते हैं, ये आप कभी भी पकड़े गए तो जेल चले जाइएगा। तो यहां पर बात ये है कि यहां पर वो अपना धंधा बढ़ा नहीं पा रहे थे, अपना एक तरीके से चला नहीं पा रहे थे, और इस वजह से बहुत संख्या में लोग जो थे, लोग इस काम को छोड़ने लगे, दूसरे काम में लगने लगे, और ये पूरा धंधा जो है, ये पूरा व्यापार, ये पूरा ट्रेड जो है वो गायब हो गया, खत्म हो गया। आज के समय में आपको आयरन स्मेल्टिंग जो है वो किसी भी तरीके से नहीं दिखेगा जहां पर कोई एक आदमी क्या कर रहा है, आयरन ओर से आयरन निकाल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है अब, समझ गए। अब यहां पर क्या होता था, कई जगहों पर जो अंग्रेज है वो परमिशन दे भी देते थे कि चलो भैया जाओ कर लो, लेकिन अंग्रेज उसके बदले टैक्स लेते थे, और टैक्स इतना ज़्यादा लेते थे कि भाई जो आम आदमी था जो कि इस तरीके से काम करता था वो सर्वाइव नहीं करने
पाता था, उसको फिर कोई प्रॉफिट ही नहीं होता था। तो इससे क्या हुआ, इससे जो लोग थे वो एक तरीके से इस काम को छोड़ने लगे। दूसरा रीज़न ये था कि भाई देखो यहाँ पर जब आपको ब्रिटेन में आयरन और स्टील इंडस्ट्री आ गई, वहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर आयरन और स्टील का फॉर्मेशन होने लगा, फैक्ट्रियाँ लग गई, तो यहाँ पर आपको आयरन और स्टील को इंपोर्ट किया जाने लगा ब्रिटेन से। अब इंडिया में जो आयरन स्मिथ थे, यानी कि जो इस तरीके के जो आयरन इंगोट वगैरह का यूज़ करके हथियार वगैरह कुछ भी चीज़ औजार बनाते थे, वो अब इन आयरन जो स्मेल्टर्स थे उनसे आयरन खरीदते ही नहीं थे, क्योंकि उनको काफ़ी सस्ते दामों पर क्या मिल जाता था, इंपोर्टेड आयरन मिल जाता था, और उसी का वो हथियार औजार जो भी बनाना था वो बना लेते थे। तो इसलिए जो है, इसलिए यहाँ पर जो आयरन जो स्मेल्टिंग का काम था वो धीरे धीरे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और लोकल जो स्मेल्टर्स थे जो कि बिहार में, या फिर जो बिहार का मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मतलब कि आज का जो झारखंड रीजन है ना, उसकी बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आज के झारखंड रीजन में ही आयरन ओर पाया जाता था। बिहार का जो आप उधर रीजन में जाएंगे तो आयरन ओर नहीं मिलता है, तो बिहार यहाँ बोल रहा है तो मतलब समझिए झारखंड की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आयरन स्मेल्टर्स जो थे उनका धंधा पानी सब तो बंद होने लगा। अब यहाँ पर 20th सेंचुरी आते आते, 20th सेंचुरी की शुरुआत में यानी कि 1910 1920 आते आते तक जो थे वो एक तरीके से काफ़ी डिक्लाइन में चले गए, बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर आ गए। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर क्या आता है, आगे यहाँ पर टॉपिक क्या है, आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। इंडिया में भी आयरन और स्टील की फैक्ट्रियाँ लगना शुरू होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। 1904 का समय था, अप्रैल का महीना था, जो कि काफ़ी गर्मी का होता है इंडिया में, आपको पता है। यहाँ पर दो व्यक्ति, एक चार्ल्स वेल्ड और दूसरे दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा कौन थे, जमशेदजी टाटा के बेटे थे, बड़े बेटे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चार्ल्स वेल्ड थे ये आपको अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। दोराबजी टाटा को तो आप जानते ही हैं कि भाई जो टाटा ग्रुप था उसके लीडर थे, ठीक है। अब ये छत्तीसगढ़ के इलाके में घूम रहे थे ताकि आयरन और डिपॉजिट को खोज सकें कि कहाँ पर हमें आयरन और मिल सकता है, ताकि हम वहाँ पर एक फैक्ट्री लगा सकें। उन्होंने कई महीने लगा दिए, काफ़ी पैसा खर्च किया ताकि वो आयरन ओर का एक अच्छा सोर्स खोज सकें, ताकि वो एक अच्छा, बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन और स्टील प्लांट इंडिया में लगाया जा सके। जो जमशेदजी टाटा थे उन्होंने डिसाइड किया था कि वो क्या करेंगे, अपने प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा हिस्सा एक आयरन और स्टील प्लांट लगाने में खर्च करेंगे, लेकिन वो उनके आसपास उनके समय में नहीं होने पाया। तो फिर उनके बेटे दोराबजी टाटा इस काम को करने के लिए लग गए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने बहुत कोशिश किया, दोराबजी टाटा ने बहुत कोशिश किया, लेकिन उनको एक अच्छी क्वालिटी का, फाइन क्वालिटी का आयरन और मिला नहीं। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन कई घंटों तक वो जंगलों में घूम रहे थे, आयरन ओर की तलाश कर रहे थे, तो अचानक से क्या हुआ कि जो वेल्ड थे और दोराबजी टाटा थे ये एक छोटे से गांव में पहुंचे, और वहां पर उन्होंने पाया कि लोगों का एक ग्रुप है, महिलाओं का एक ग्रुप है, वो क्या कर रहा है, बास्केट लोड भर के, मतलब जो बैग भर के है उससे आयरन ओर लेकर आ रहा है। और ये लोग कौन थे, ये अंगारिया थे, अगारिया, ठीक है। अब ये जो लोग थे, इन्होंने इनसे जब पूछा दोराबजी टाटा ने कि भाई आप ये कहाँ से लेकर आ रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि एक पहाड़, देखिए वो पहाड़ है, वहाँ से हम लोग लेकर आए हैं। तो ये जो वेल्ड थे और दोराबजी टाटा थे, जब वो उस पहाड़ तक पहुँचे, पहाड़ पर चढ़ाई किया, तो वहाँ पर उनको पता चला कि भाई ये एक ऐसी क्वालिटी का आयरन ओर है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फैक्ट्री लगाकर हम लोग प्रोडक्शन चालू कर सकते हैं, यहाँ पर फैक्ट्री लगाया जा सकता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर है। अब यहाँ पर यह जगह था रजहरा हिल्स। रजहरा हिल्स में क्या हुआ, उनको बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर मिला, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम उनके सामने ये था कि यहाँ पर इस रीजन में पानी नहीं था, ये काफ़ी सूखा रीजन था और यहाँ पर पानी नहीं था, और पानी जो है एक आयरन और स्टील इंडस्ट्री को चलाने के लिए, उसको चालू रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि यार यहाँ पर हम लोग फैक्ट्री नहीं लगा पाएंगे, यहाँ पर हम लोग का फैक्ट्री नहीं चलने पाएगा। तो आगे जो है, आगे चलकर वो दूसरे जगह की तलाश में चले गए, लेकिन ये जो जगह था, ये जगह जो खोजा गया, यहाँ से आयरन और अभी के समय में एक्सपोर्ट होता है आपको भिलाई स्टील प्लांट में, समझ गए, भिलाई स्टील में प्लांट में, यहीं से रजहरा हिल्स से आपको आयरन और एक्सपोर्ट किया जाता है।
आगे चलकर वो पहुंचे कहां पर, जमशेदपुर, आज जो आप शहर जानते हैं उस इलाके में पहुंचे, सुवर्ण रेखा नदी के किनारे। वहां पर बहुत बड़े एरिया में जंगल को साफ किया गया, फैक्ट्री लगाया गया, एक पूरा शहर बसाया गया जिसको कि आज हम जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। और यहां पर दोनों चीज अवेलेबल थे, आयरन ओर भी अवेलेबल था और साथ में वाटर भी अवेलेबल था सुवर्ण रेखा नदी से। जो टाटा आयरन और स्टील कंपनी थी टिस्को, जिसको कि हम जानते हैं, वो उसने 1912 में स्टील बनाना शुरू किया था। और जो टिस्को बनी थी वो एक हम कह सकते हैं कि परफेक्ट समय पर चालू हुई थी। कैसे भाई? क्योंकि जिस समय ये चालू हुई थी समय था क्या, 1912, और 1914 में आपको पता है कि भाई वर्ल्ड वार 1 शुरू हो चुका था। तो जब ये टिस्को शुरू हुआ था, टिस्को बना था, तो इंडिया उस समय में स्टील इंपोर्ट किया करता था ब्रिटेन से। और उस समय में स्टील इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा था रेलवे में, रेलवे का एक्सपेंशन में। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता था, मतलब स्टील काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था रेलवे को एक्सपेंड करने में। काफ़ी समय तक जो ब्रिटिश एक्सपर्ट थे जो कि रेलवे में लगे हुए थे, रेलवे का काम मैनेज कर रहे थे, उनको ये लगता था कि इंडिया में बनेगा, इंडिया में अच्छी क्वालिटी का स्टील बन सकता है, ऐसा वो मानते थे। इसलिए वो इंडिया से स्टील वगैरह, टिस्को वगैरह किसी से नहीं खरीदते थे, वो ब्रिटेन से इंपोर्ट करते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार एक तरीके से आ गया, तो उसकी वजह से जो ब्रिटेन में स्टील बनता था वो अब इंडिया आना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन को अपने युद्ध में जो हथियार वगैरह बनाने थे उसमें स्टील का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा था। तो इस वजह से ब्रिटेन से स्टील इंपोर्ट बंद हो गया और यहाँ पर इंडिया से जो फैक्ट्रियाँ थी वहाँ से स्टील काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा। और यहाँ पर जो रेलवे थी, इंडियन रेलवे, उस समय की ब्रिटिश के कंट्रोल में, वो टिस्को से अपना सारा सामान मंगाने लगी, रेलवे का सारा सप्लाई टिस्को करने लगा। जैसे जैसे वार आगे बढ़ता गया, टिस्को का जो काम था वो भी बढ़ता गया। टिस्को अब शेल भी बनाने लगा, कैरेज व्हील्स भी बनाने लगा और सभी तरीके के काम करने लगा। 1919 आते आते तक जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो अपने जो ज़रूरत थी इंडिया में स्टील की, उसका 90% स्टील जो है वो टिस्को से खरीद रही थी। और जो टिस्को थी आगे चलकर ब्रिटिश एम्पायर का सबसे बड़ा स्टील इंडस्ट्री बन गई। ब्रिटिश एम्पायर का, पूरे ब्रिटिश एम्पायर का, सिर्फ इंडिया का नहीं, सभी जगहों का। समझ गए? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें आयरन और स्टील की, तो यहाँ पर जैसे कि हमने कॉटन टेक्सटाइल में देखा था, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इंडिया में कब हुआ? इंडिया में इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन तभी हुआ जब ब्रिटिश इंपोर्ट इंडिया में डिक्लाइन किए और इंडियन जो प्रोडक्ट्स थे उनके लिए मार्केट थोड़े से खुल गए। समझ गए? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो टेक्सटाइल में भी हमने देखा था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो उस समय भाई इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो किया। उसी तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई। और यहाँ पर जैसे जैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप हुआ, ग्रो हुआ, इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रांग हुआ, तो यहाँ पर सरकार से ये प्रोटेक्शन का डिमांड करने लगे कि भाई बाहर से इंपोर्ट को बैन करो, इंपोर्ट बंद करो। तो सरकार को मजबूरी में क्या हुआ, कुछ बातें माननी पड़ी क्योंकि सभी लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। तो इस तरीके से जो आपका जो टेक्सटाइल और आपका साथ में आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, उसके ज़रिए हमने समझा कि जब अंग्रेज़ आए उसके पहले क्या स्थिति थी, अंग्रेज़ों के आने के बाद क्या प्रभाव पड़ा, और जब इंडिया में अंग्रेज़ों का डिमांड कम हुआ वर्ल्ड वार की वजह से, तो यहाँ पर इंडस्ट्री कैसे ग्रो हुए। तो यहाँ पर ये जो आप इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टिस्को है उसका एक्सपेंशन किया जा रहा है। टिस्को फैक्ट्री इस तरफ देख रहे हैं चल रहा है, उसको बड़ा बनाया जा रहा है। क्यों बड़ा बनाया जा रहा है भाई? क्योंकि यहाँ पर जो वार है वो चल रहा है, टिस्को का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। डिमांड पूरा करने के लिए भाई फैक्ट्री बड़ी करनी होगी, तो फैक्ट्री बनाने का फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अक्टूबर 1919 का ये समय है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो चैप्टर हमारा ये खत्म होता है, लेकिन जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में थोड़ी सी बात बताई गई है, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, आप इस चैप्टर को अगर डिजिटल बोर्ड से पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर क्लिक कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।